हेलो दोस्तों, मैं सुबह कुमार। दोस्तों, सुबह एजुकेशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स जो आते हैं और जो आपके करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, पीटी और मेंस के लिए। मेरे चैनल में आप पीटी कम मेंस किसी भी तरह का आप एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, चाहे एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, किसी भी आप है जो गवर्नमेंट सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं और जानकारी रखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर है डेप्थ नॉलेज है जो यहाँ पर है मिलेगी। आज हम दोस्तों बात करेंगे भारत और मालदीव के जो संबंध है, थोड़ा सा है जो फोकस है उस पर रहेगा। जो आज है जो सबसे ज़्यादा हॉट न्यूज़ है जो बना हुआ है, उस पर चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और निश्चित रूप से आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, आपसे निवेदन है, यही निवेदन है दोस्तों, जरूर है जो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। आप है जो इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है और उम्मीद करते हैं कि आपका ये सहयोग है जो हमें ज़रूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस की। देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस जो है मालदीव से इस बार क्वेश्चन पूछने जा रहा है, इसमें डाउट ही नहीं है कि क्वेश्चन मालदीव से नहीं होगा। चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम के आज मेंस लिखेंगे या यूपीएससी का पीटी हो या स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, तो है जो मालदीव इस बार देखने के लिए मिलेगा। क्या कह रहा है दोस्तों कि 10 मई के बाद मालदीव ने न वर्दी में ना सादे कपड़ों में कोई भारतीय सैनिक रहेगा। ये है जो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, ये जो व्यक्ति है देख रहे हैं दोस्तों, ये है जो वहाँ के है जो राष्ट्रपति हैं। अब है जो हम इस पे है जो बहुत ही बारीकी से चर्चा करेंगे और क्यों है जो मालदीव हमसे दूर जा रहा है। भारत अपने आप को कहता है कि हम एक विदेश नीति को है जो एक सकारात्मक भूमिका में सभी देशों के साथ है जो रख रहे हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क मालदीव क्यों है जो हमसे बिछड़ रहा है, इस पे है जो हम गहरी से है जो इसकी समीक्षा करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप है जो जरूर है जो कॉपी पेन लेकर है जो बैठे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं मालदीव मालदीव और भारत संबंध के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे दोस्तों। थोड़ा सा हम मैप पे चलते हैं। ये है जो भारत का है जो मैप है दोस्तों, यहाँ पर है जो आपका मालदीव है, लक्षद्वीप। यहाँ पर अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो मालदीव से मालदीव से मिनिकॉय, भौगोलिक आधार पर थोड़ा सा बात करेंगे दोस्तों। मालदीव से मिनिकॉय 8 डिग्री है जो चैनल है, क्या है दोस्तों, 1 डिग्री चैनल है जो पास करता है। और मिनिकॉय से लक्षद्वीप, मिनिकॉय से लक्षद्वीप, ये है जो आपका 9 डिग्री चैनल है। ये है जो याद रखिएगा, कभी आप भूलिएगा नहीं। मालदीव अगर यहाँ है, मालदीव से मिनिकॉय यहाँ पर आप ले लीजिए, ये हो जाएगा 8 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय से जो है लक्षद्वीप आप यहाँ ले लीजिए, थोड़ा सा आप इसको ऊपर कर दीजिएगा, लक्षद्वीप कर दीजिएगा तो ये है जो 9 डिग्री हो जाएगा। थोड़ा सा है जो हम ऊपर ही कर देते हैं आपको सब। ये है जो आप है जो यहाँ ले लीजिए, यहाँ है जो मालदीव है, यहाँ मिनिकॉय है, यहाँ है जो लक्षद्वीप, ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे कि क्यों है जो हमसे है जो मालदीव है जो बिछड़ रहा है, तो है जो थोड़ा चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, कहानी है कि वहाँ पर एक सरकार है, इससे पहले जो सरकार थी वहाँ पर मोहम्मद कुलेह की सरकार थी। मोहम्मद कुलेह की सरकार थी। से भारत के संबंध बहुत अच्छे थे, भारत से संबंध अच्छे। जब कोई राष्ट्रपति वहाँ निर्वाचित होता था दोस्तों, तो उनकी पहली यात्रा जो होती थी वो भारत की होती थी। लेकिन बदलते परिवेश में बदलते परिवेश में वहाँ पर सरकार जो है मोहम्मद म्यूजी मोहम्मद म्यूजी की सरकार है जो मालदीव में बनती है दोस्तों। मालदीव में सरकार बनती है मोहम्मद म्यूजी की, और जो सरकार बनती है वो है जो जो कैंपेन चलाया गया था, वो कैंपेन था मालदीव में इंडिया आउट की। इंडिया आउट इंडिया आउट कैंपेन के माध्यम से वहाँ की सरकार जो है मोहम्मद म्यूजी को वहाँ पर है जो चुनी जाती है। अब इसके दो रीजन्स हो सकते हैं
कि वहाँ की जनता कोई भी वोट्स करता है तो 2 रीज़न्स होते हैं दोस्तों। एक तो वहाँ की जो वर्तमान सरकार है, से त्रस्त होती है और दूसरा है कि उसके जो राष्ट्र भावना है जो सबसे ज़्यादा है जो प्रभावित करती है। तो एक तो है सरकार चुनने के 2 बात होते हैं, एक तो सरकार से नाखुश रहते हैं, नाखुश और दूसरा है कि राष्ट्रभक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, किसी भी देश के लिए। तो मोहम्मद म्यूजी की जो सरकार है उसमें इंडिया आउट है जो कैंपेन है जो चलाया गया और उस कैंपेन के माध्यम से है जो दोस्तों है जो मौजू की सरकार है जो मालदीव में है जो बन जाती है सरकार। अब दोस्तों जो सरकार बनती है तो निश्चित रूप से वहाँ के लोग कहेंगे कि आप तो इंडिया के जो भी रिलेशंस थे उसको है जो आप बाहर करने की है जो बात कहे थे और मौजूद सरकार है जो उस पे है जो कहीं ना कहीं है जो खरी उतर रही है और भारत के साथ रिलेशंस को वो है जो ब्रेक करने में है। जैसी सरकार बनती है दोस्तों सबसे पहला कैंपेन जो था उनका कि इंडिया को जो इंडिया के सैनिक वहाँ हैं उनको है जो सबसे पहले है जो बाहर करना। उनकी सरकार बनी, सरकार बनने के बाद वहाँ जो 75 से 80 सैनिक जो थे भारत के सैनिक थे उनको विदेश मंत्रालय के माध्यम से माध्यम से बाहर करने की अपील की, बाहर करने की अपील की। इसी क्रम में दोस्तों कुछ दिन पहले जो COP28 हुआ, एकदम बारीकियों से हम पढ़ा रहे हैं और आपके दिमाग में है जो जाना चाहिए बात की है जो क्या रीजंस थे, हर चीज को हमने तोड़ तोड़ के पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए आप जरूर है जो समझने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि COP28 की मीटिंग थी, कहां पर, यूएई में मीटिंग थी 30 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच में यूएई की मीटिंग में भारत के पीएम और मालदीव के राष्ट्रपति दोनों है जो आपस में मिले। आपस में मिलने के बाद वहां चर्चा हुई कि आपके जो सैनिक है वो सैनिक है जो आप है जो भारत में जो वापस है जो मंगा लिए जाए। वहां से है जो मामला है जो दोस्तों है जो धीरे धीरे है जो भारत के प्रति है जो मालदीव की जो कूटनीतिक व्यवस्थाएं थी वो है जो दरकना है जो स्टार्ट हुआ। यहाँ से जब है जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब चर्चा हो गई उसके बाद जब है जो मालदीव के जब राष्ट्रपति अपने गए वहाँ है जो बयान दे दिए कि उन्होंने एक डेडलाइन दे दिया कि है जो इतना तारीख तक है जो मार्च में आप है जो वापस मंगा लिया जाए। उसके बाद दोनों देश के विदेश मंत्रालय के बीच बैठक हुई और बैठक में कुछ फैसले लिए गए कि भाई जो आप सैनिक जो आपके जो चिकित्सा पर्यटन में काम करते हैं, जो हमारे के यहाँ से जो ध्रुव हेलीकॉप्टर्स है, बहुत सारी है जो साजो सामान जो आपको है जो आपकी मदद के लिए जो दिए हुए हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए है जो कहीं ना कहीं है जो मालदीव में है जो भारतीय सैनिक है जो तैनात है। लेकिन सरकार की जो मंशा थी दोस्तों की मालदीव में है जो किसी प्रकार की है जो भारतीय वर्दीधारी या सिविलियंस जो है हमारे देश में है जो ना रहें और है जो हस्तक्षेप ना करें। तो दोस्तों है जो बैठक हुई इसको कहते हैं ट्रैक डिप्लोमेसी के जरिए है जो इस चीज को है जो समझाने की बात की गई। ट्रैक डिप्लोमेसी उसको कहते हैं दोस्तों कि सरकार जब अपनी स्तर पर वार्ता करती है और उस वार्ते को है जो
पर्दे के पीछे है जो रखा जाता है, उसमें है जो राजनीतिक बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ है जो वहाँ की सांस्कृतिक विरासत को साथ है जो जोड़ने का है जो प्रयास किया जाता है, जिससे है जो दोनों देशों की है जो समस्या को सुलझाया जा सके, वो है जो ट्रैक डिप्लोमेसी है जो उसको कहा जाता है कि ट्रैक पे किसी तरह से है जो संबंध को सुधारने की बात की गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ट्रैक डिप्लोमेसी है भी है जो फेल होती हुई है जो दिखाई दे रही है, और अंततः जो है जो 10 मई को है जो डेडलाइन दे दिया गया कि भारत के सैनिक है जो यहाँ पर ना तो वर्दी में रहेंगे और न ही है जो सादे लिबास में रहे। ये है जो साफ रूप से है जो यहाँ पर कर दिया गया। अब इसके पीछे रीजंस क्या हुए, क्यों किया गया? हाल फिलहाल में दोस्तों जो मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं, मालदीव के राष्ट्रपति चीन और तुर्की की है जो यात्रा पर है गए, यात्रा पर गए, और ये दोनों से है जो भारत के संबंध है जो कहीं ना कहीं है जो कटुता की बात है, कटुता की बात है। मालदीव के जब राष्ट्रपति गए तो कुछ दिन पहले क्या हुआ दोस्तों कि मालदीव और चीन के बीच एक है जो एग्रीमेंट हुआ है दोस्तों, एक सहमति बनी है, एग्रीमेंट हुआ है, इसमें चीन फ्री में अपनी है जो सैनिक है जो उपलब्ध करेगा, अपनी सैनिक उपलब्ध करेगा, मालदीव को उपलब्ध करेगा। यह है दोस्तों एक बहुत बड़ी एग्रीमेंट हुई, और इस एग्रीमेंट को है जो भारत के है जो विरोध में है जो देखा जा रहा है, और चाइना कहीं ना कहीं है जो मालदीव में है जो प्रतिस्थापित है जो होना चाह रहा है। अगर हम थोड़ी सी बात करें दोस्तों, अगर हम बात करें ये श्रीलंका, सॉरी, बांग्लादेश, बांग्लादेश का चटगांव बंदरगाह, श्रीलंका का हम्बनटोटा, मालदीव का माले, और पाकिस्तान का ग्वादर। ये है जो दोस्तों, ये है जो न कहीं चीन जो है भारत को जो घेरने की जो नीति है, इस नीति के माध्यम से यहाँ पर भारत है दोस्तों, और भारत को कहीं ना कहीं है जो चीन इस माध्यम से है जो घेरने का प्रयास कर रहा है, और इसको कहते हैं BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, रोड इनिशिएटिव इसको कहते हैं। 2013 में है जो चालू हुआ था, और है जो दोस्तों इसमें करीब करीब है जो 140 से 50 देश है जो इसमें शामिल है, भारत है जो इसमें शामिल नहीं है। अब है जो मालदीव की हम बात करें दोस्तों, भारत के बहुत ही नजदीक ये है जो मालदीव है, और सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चाइना ने कहीं ना कहीं है जो भारत को काउंटर करने के लिए मालदीव को है जो पूरे है जो कब्जे में लेना चाहता है। और दूसरी चीज कि मालदीव को अगर वो कब्जे में ले लेगा दोस्तों, तो भारत की जो बहुत सारी जो जो अपनी अनुसंधान है, या है जो इनके जो नीतियां हैं, जो रक्षा नीतियां हैं, वो है जो कहीं ना कहीं है जो चाइना को है जो पता चलेगा, और इससे है जो भारत की है जो विदेश नीति इससे है जो प्रभावित होगी, भारत की सामरिक नीति है जो इससे है जो प्रभावित होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे दूसरा चीज और आगे बढ़ते हैं। और अगर बात करें दोस्तों कि थोड़ी सी अगर हम मालदीव के बारे में चर्चा करें, और है जो इस पे थोड़ी सी लंबी रहेगी, मालदीव के बारे में अगर हम चर्चा करें दोस्तों, तो ये है जो 1192 द्वीप है यहाँ पर, यहाँ की राजधानी है जो माले है, यहाँ की जो भाषा है वो है जो विदेही भाषा है दोस्तों, याद रखिएगा, विदेही भाषा है। 3.5 लाख के करीब है जो इसकी जनसंख्या है दोस्तों। समुद्र से करीब करीब है जो 1.5 फीट ही है जो ऊंचा है, 1.5 फीट ही ऊंचा है दोस्तों। एक सुनामी आएगा तो है जो मालदीव है जो डूब जाएगा। अब है जो थोड़ी सी है जो यहाँ पर है जो हम है जो चर्चा करना चाहेंगे दोस्तों कि भारत को, भारत मालदीव अगर हम कुछ बातें अगर करें, देखिए दोस्तों, भारत है जो उसको शिक्षा, पर्यटन,
पर्यावरण सुरक्षा दृष्टिकोण, सुरक्षा दृष्टिकोण। चौथा है कि वहाँ है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद देता है। चौथा है दोस्तों कि वहाँ जो ब्लू इकोनॉमी है, ब्लू इकोनॉमी में है जो मदद करता है। अगर और बात करें दोस्तों, डिजिटल अर्थव्यवस्था में है जो उसको है जो भारत है जो मदद करता है। डिजिटल अर्थव्यवस्था में इस बार के अगर अंतरिम बजट में बताया दोस्तों, 770.9 करोड़ रुपया है जो मालदीव के लिए है जो दिए गए हैं। तो आप है जो ये है जो भारत मालदीव के है जो कुछ रिलेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम है जो चर्चा करना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा है जो भारत की तरफ से है जो पर्यावरण, सबसे ज़्यादा है जो भारत की तरफ से पर्यटन जाता है दोस्तों, करीब करीब 28 से 30%। उसके पूरे जो जीडीपी है, जो जीडीपी का 28 से 30% है जो पर्यटन पर है जो भारत जाता है। अगर दूसरा अगर बात करें दोस्तों, जो वहाँ का अपनी कोई सेना नहीं है तो भारत है जो उसको ही मदद करता है सुरक्षा से। 1992 से लेके 2022 तक है दोस्तों, करीब करीब है जो 10 जहाज, एम्बुलेंस, गश्ती हेलीकॉप्टर, तकनीकी टीम है जो दोस्तों अभी तक है जो मुहैया कराया है। यह है जो ऑब्जर्वर फाउंडेशन की है जो रिपोर्ट्स के अनुसार है जो हम बता रहे हैं दोस्तों। ऑब्जर्वर फाउंडेशन की रिपोर्ट्स के अनुसार 1992 से लेकर 2022 तक है जो बहुत सारी तरमुगली जहाज, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मालदीव को है जो दिया गया है। तीसरा है दोस्तों कि ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाने में जो सागरीय, जानते हैं दोस्तों कि जो सागर होता है, समुद्र होता है, उसमें है जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी है जो संसाधन है जो पाए जाते हैं। सागरीय संसाधन को बढ़ाने में, संसाधन को बढ़ाने में है जो भारत है जो बहुत ही है जो मदद कर रहा है दोस्तों। यूपीआई है जो लॉन्च करने की है जो बात है जो की जा रही है कि वहाँ पर है जो यूपीआई जो लॉन्च किया जाएगा। लेकिन वर्तमान जो परिस्थितियाँ जैसी बन गई है, ऐसा लग रहा है दोस्तों कि भारत अब है जो मालदीव के बीच है जो रिलेशंस कहीं ना कहीं है जो ब्रेक है जो कर चुके हैं। इसके रेस और है जो इस पे बात करेंगे कि अगर मान लीजिए कि निश्चित रूप से अगर भारत मालदीव के रिलेशंस को अगर पूरा ब्रेक करने की अगर बात करें दोस्तों, तो कुछ भारत की सरकारें को है जो निर्णय लेने में कहीं ना कहीं है जो देरी मानी जा सकती है इसमें। दूसरा चीज कि जो हमारे जो विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री जी का बयान कहीं ना कहीं है जो बार बार है जो मालदीव को लेकर है जो ऐसा टारगेटेड बयान रहा, जिसके चलते भी है जो ये समस्या है जो उत्पन्न होने में कहीं ना कहीं है जो थोड़ी सी है जो कहा जाता है कि जब धुआं लगी हुई है तो उसको है जो बुझाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं है जो विदेश मंत्री जी का है जो बयान, उसके ऊपर एहसान जैसा बयान, वो है जो उसको कहीं ना कहीं है जो उसको बढ़ाने में है जो मदद दिया। दूसरा चीज कि प्रधानमंत्री जी का पीएम की लक्षद्वीप यात्रा दोस्तों, जो काउंटर करने की है जो बात की गई, अब उसको थोड़ा सा, अब कोई देश को अगर ऐसी स्थिति में हो तो वहां से थोड़ा सा है जो बचना। ये कुछ नकारात्मक पॉइंट है जो आप है जो लिख सकते हैं इसमें, आप कोई बड़ी बात नहीं है, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। और तीसरी चीज कि सरकार से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी को जो इस पे ध्यान देना चाहिए था। सरकार से ज्यादा राजनीति पर है जो इस मामले को है जो छोड़ देना चाहिए था। राजनीति पर इस मामले को है जो छोड़ देना चाहिए था। कुछ क्रिटिसिज्म की बातें हैं जो आप जब लिख रहे हैं तो कुछ ना कुछ है जो इस प्रकार की है जो बातें हैं जो आपको लिखना ही पड़ेगा। क्यों है जो हमारे से क्यों दूर जा रहा है, इसके पीछे रीजंस है जो क्या है,
ये चीज़ भी है जो थोड़ा-थोड़ा है जो हमको है जो लिखने की है जो प्रयास है जो करना चाहिए। क्रिटिसिज़्म हर चीज़ का है जो करना कोई खराब चीज़ नहीं होता है, करना चाहिए। तो निश्चित रूप से भारत मालदीव के जो रिलेशंस हैं, इस रिलेशंस को है जो दोस्तों है जो हमने और है जो गहरे से है जो अध्ययन करने का है जो मैंने है जो प्रयास किया है। अगर हम बात करें दोस्तों 1988 में ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था, आपको याद होगा। उस समय राजीव गांधी की सरकार थी। राजीव गांधी की सरकार थी दोस्तों, वहाँ पर तख्ता पलट को है जो कहीं न कहीं है जो इस सरकार ने है जो रोका था। तख्ता पलट तख्ता पलट को है जो इसने है जो ऑपरेशन कैक्टस ने रोका था। भारत की है जो सेनाएँ वहाँ गई और है जो तख्ता पलट से है जो 1988 में है जो रोका था। फिर है जो ऑपरेशन ऑपरेशन रेल नीर दोस्तों, वहाँ पानी की कमी के चलते भारत सरकार जिसमें सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी, उस समय है जो ऑपरेशन रेल नीर चलाया गया था। वहाँ जो पानी को भेजा गया था, वहाँ के लोग है जो पानी की समस्या से जूझ रहे थे, तो ऑपरेशन रेल नीर है जो भी है जो चलाया गया था। तो कुछ इस तरह के भारत ने है जो सकारात्मक है जो कदम उठाए हैं और भारत आज भी है जो कर रहा है कि हम है जो बजट्स में इतना पैसा है जो मालदीव के लिए रखे हैं, तो इसको है जो सकारात्मक वे में देखना चाहिए। इसको एहसान नहीं मानना चाहिए। आप किसी देश को मदद कर रहे हैं तो एहसान नहीं करना चाहिए। ये है जो आपकी नीति है, पहले पड़ोस की नीति है, आप इस पे है जो काम कीजिए। जब भी भारतीय प्रधानमंत्री चुनते हैं तो मालदीव की यात्रा करते हैं। अभी क्या चीज़ हुआ कि दोनों के बीच में ऐसी है जो कटुता आ गई। दूसरा चीज़ कि अगर और हम थोड़ा-सा अगर और हम बात करें दोस्तों इस पे कि भारत की जो मालदीव से अगर थोड़ी-सी और है जो रिलेशंस को और ब्रेक करने की अगर हम बात करें, तो अभी हाल-फिलहाल में दोस्तों है जो चीन का है जो बजट है जो पेश हुआ है। चीन का है बजट पेश हुआ है और चीन का जो बजट है करीब-करीब 19.6 लाख करोड़ रुपया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जो भारत के रक्षा बजट से भारत का रक्षा बजट 6.2 लाख करोड़ रुपया है। उससे है जो दोस्तों करीब-करीब है जो 3 टाइम्स है जो ज़्यादा है। और इस समय है जो चाइना ने कहीं न कहीं है जो अपने स्थिति को वहाँ की जीडीपी की जो विकास दर गिरने के बावजूद रक्षा बजट पर इतना खर्च करना और है जो दूसरे देशों को है जो लुभाना, ये है जो कहीं न कहीं संकेत देता है कि भारत की जो विदेश नीति और सामरिक नीति को कहीं न कहीं है जो घेरना है जो चाह रहा है। कौन? चाइना है जो घेरना चाह रहा है। कल है जो हमने बताया कि नेपाल में नेपाल में कल पूरी तरह से दोस्तों पीएम जो प्रचंड हैं और ओली साहब, ये दोनों कम्युनिस्ट पार्टी के हैं जो प्योर नेता है जो माने जाते हैं और वहाँ भी चीन आधारित सरकार है जो बनाने में है जो सफल कहीं न कहीं है जो हुआ है। तो कहा जा सकता है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, उसमें श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और कहीं न कहीं बांग्लादेश भी चारों तरफ से है जो चीन के गिरफ्त में आ गया है और इस समय है जो चीन कहीं न कहीं भारत पर ज़्यादा अटैक है और कहा जा सकता है कि अगर इस प्रकार की अगर स्थिति रही, तो हमने पहली पड़ोस नीति को और है जो मजबूत करने में कहीं न कहीं है जो भारत को और है जो सकारात्मक और ऊर्जावान रूप से है जो काम करने की ज़रूरत है। दोस्तों हमने है जो मालदीव के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में है जो बात करने का प्रयास किया। हम कोशिश की कि कैसे है जो इस जड़ तक पहुँचा जाए। मैंने है जो बताने का प्रयास किया और कुछ अगर ऐड होगा तो निश्चित रूप से है जो इसको है जो ऐड कर लीजिएगा। तो हमने है जो हर चीज़ को है जो करीब-करीब है जो बता दिया है और आपके ऊपर है जो मैंने छोड़ा है कि आप है जो इस चीज़ को है जो ज़रूर है जो देखें। अब हम अपने पहले स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। जो पहला स्लाइड है, ये मिजू साहब है। इन्होंने 10 मई तक है जो कोई भी सैन्यकर्मी को भारत में नहीं रहने के लिए है जो बोला है, उन्होंने है जो डेडलाइन दे दिया है। जो भी हेलीकॉप्टर से संचालन के लिए है जो उन्होंने है जो कहा है कि हमने समय सीमा है जो तय कर दी है। किसी प्रकार का है जो झूठ और अफवाह में न रहें। हमने है जो निर्णय लिया है वो राष्ट्रहित के निर्णय है और किसी प्रकार का है जो हम है जो इससे पीछे हटने के है जो संकेत है जो नहीं दे रहे हैं। और मालदीव ये है जो दोस्तों पहले है जो माले है वहाँ के ये जो मेयर भी है जो रहे थे। तो यही है आज का जो पूरा है जो मालदीव पे है जो हमने चर्चा किया। चलिए थोड़ा सा और
आज के जो पॉइंट्स हैं उस पे है जो हम देखते हैं कि कौन कौन सी पॉइंट पर है जो हमने है जो चर्चा किया है। नेक्स्ट पे बस बहुत ज़्यादा स्लाइड हो गया है, इसीलिए है जो ये प्रॉब्लम आ रही है। चलिए आ गया दोस्तों, थोड़ी सी अब चर्चा धीरे धीरे चर्चा कर लेंगे हम। थोड़ी सी चर्चा और क्या है कि हिजबुल्ला के हमले में एक भारतीय की मौत। दोस्तों अभी हाल फिलहाल में है जो आप जान रहे हैं इजराइल और गाजा में है जो युद्ध चल रहा है, एक निविल निविल मैक्सवेल थे, उनकी है जो मौत हो गई है। ये है जो क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, निविल मैक्सवेल की है जो मौत हो गई है। अगर हम इजराइल की अगर बात करें दोस्तों, तो ऊपर में है लेबनान है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सीरिया है, यहाँ पर जॉर्डन है, और यहाँ पर है जो मिस्र है दोस्तों। और ये एरिया जो है, ये एरिया में है जो आपका गाजा है। गाजा कितना 41 किलोमीटर का है जो पूरा स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है दोस्तों, और 12 किलोमीटर है जो चौड़ा है, ये है जो गाजा है। तो निविल मैक्सवेल की जो हत्या हुई दोस्तों, जो नेवलान के जो हिजबुल्ला है, उन्होंने कहीं ना कहीं है जो हमला किया, और उस हमले में है जो एक भारतीय जो केरल के थे निविल मैक्सवेल की है जो मृत्यु हो गई है। एक बहुत दुखद खबर, कभी कभी क्वेश्चंस पूछ देते हैं, इससे रिलेटेड जो भी था है जो कौन कौन सा टच करता है उसको भी हम बताने का प्रयास किए। और रुचिका कंबोज है, जो संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है, रुचिका कंबोज है। तो ये भी है जो ध्यान रखिएगा, कौन है, रुचिरा कंबोज, रुचिरा कंबोज। यह है जो दोस्तों यूएन में है जो संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि है, उन्होंने है इसको लेकर है जो गहरा है जो दुख व्यक्त किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और है जो ये युद्ध है जो हमेशा है जो ये युद्ध की स्थिति में रहना चाहिए, इसको जो रोकने का प्रयास करना चाहिए, मानवीय रक्षा है जो करनी चाहिए। तो निविल सक्सेना निविल मैक्सवेल की जो मौत हो गई है, इस पे है जो हमने थोड़ा सा है जो प्रकाश डालने का है जो, और इस पे बहुत बड़ी चर्चा हम नहीं कर सकते थे। तो सेमीकंडक्टर के बारे में अगर हम थोड़ी बात करें दोस्तों, कि भारत में है जो 3 कंपनियां है जो सेमीकंडक्टर की आ रही है। एक है जो गुजरात में आपकी 2 कंपनी है बनेगी, और एक कंपनी जो बनेगी दोस्तों आपको असम में बनेगी, असम के मोरगांव में बनेगी, और गुजरात के धोलेरा और सानंद में, याद रखिएगा। ये है जो सेमीकंडक्टर है जो कंपनी है जो भारत में है जो लगाने जा रही है, सेमीकंडक्टर कंपनी। धोलेरा जो है दोस्तों, ये है जो ध्यान रखिएगा, जो धोलेरा होगा यह इसमें पूर्णतः है जो चिप का जो निर्माण करने में करीब करीब है जो 1600 ऐसे है जो वस्तु पदार्थ पानी गैस का यूज किया जाता है। यह है जो धोलेरा पूर्ण रूप से है जो विकसित करेगा। बाकी जो कंपनियां हैं उस कंपनी में क्या होगा कि कहीं से है जो कोई चीज को लाया जाएगा, फिर उसको है जो असेंबल किया जाएगा। तो धोलेरा है जो जरूर याद रखिएगा। असम के मोरगांव इसलिए रखा गया है दोस्तों कि जो ताइवान है, आप जानते हैं दक्षिण पूर्व एशिया जो ताइवान है, उनको है जो कहीं ना कहीं यहाँ पर है जो लॉजिस्टिक और बाकी चीज लाने में है जो मदद मिलेगी, इसलिए असम को है जो मोरगांव को है जो चुना गया है। अब है जो थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि है जो जितने भी जो भारत में जो भी चीज़ प्रोडक्ट बन रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रिक से है, इलेक्ट्रॉनिक से है, कंप्यूटर है, आईसी है, एसी है, जो भी चीज़ है, माने आपकी छोटी छोटी चीज़ में है जो कहीं ना कहीं है जो सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जा रहा है। और कंडक्टर जो होता है दोस्तों, उसमें है जो बहुत सारी बिजली की ज़रूरत है जो नहीं पड़ती है, बहुत इंटीग्रेटेड किया जाता है। और उसमें है जो एक है जो प्रकृति में ऐसा पाया जाने वाला अर्धचालक है, उसमें है जो सिलिकॉन के माध्यम से है जो वह है जो आईसी को बनाया जाता है। तो चालक, कुचालक और अर्धचालक आप है जो साइंस में पढ़े होंगे, तो अर्धचालक का जो प्रयोग प्रकृति का कहीं ना कहीं जो चौथी जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस है उसके लिए एक बहुत ही सकारात्मक कदम है जो माना जा रहा है। क्या है दोस्तों, पेट्रोल और सोने के बाद चीप का है जो नंबर आता है। और दूसरा चीज है कि सिलिकॉन शील्ड का है जो रूपक है, ताइवान को कहा जाता है दोस्तों कि ताइवान को चीन का नहीं हमला करना एक है जो ये सेमीकंडक्टर का उत्पादन भी कहीं ना कहीं है जो उसका है जो माना जाता है। अब सबसे ज़्यादा ताइवान है जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करती है, फिर है जो चीन करती है, फिर जापान करती है, फिर अमेरिका करता है, भारत तो अभी है जो दोस्तों है जो इसमें आ रहा है। तो एक ताइवान को अगर शील्ड के रूप में अगर उसको बचाए हुए है, तो सेमीकंडक्टर का उसका है जो बहुत बड़ा है जो हाथ है जो माना जाता है। तो यही है जो दोस्तों है जो इसमें है जो कहा गया है कि किस प्रकार से है जो भारत की आने वाली समय जो है ये है जो सेमीकंडक्टर युग है जो भारत की एक नई दिशा और जो नई है आर्थिकी को है जो ये प्रयोग करने में
और इसको आगे ले जाने में है जो अभी वर्तमान में है जो मदद करेगा। तो यही सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा सा है जो बताया गया था। तो है इस पे है जो थोड़ी सी है जो हम बात किए। चलिए आगे बढ़े, नेट जीरो की है जो थोड़ी सी चर्चा कर ले दोस्तों। नेट जीरो शब्द है जो दोस्तों सबसे पहले 1973 में है जो डेविड गार्डन विल्सन ने है जो दिया था। डेविड डेविड गार्डन विल्सन ने 1973 में सबसे पहले है जो नेट जीरो है जो शब्द है जो दिया था, याद रखिएगा। ये सब चीज़ है जो जरूर है जो ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि जो बाधाएं हैं उसको कैसे करेगा। तो है जो एक दक्षिण पूर्व देश का है जो इंडोनेशिया एक देश है दोस्तों, उन्होंने कहा है कि हम है जो 2060 तक है जो शून्य कार्बन है जो उत्सर्जन करेंगे। 2060 तक है जो इंडोनेशिया कहा है कि हम है जो शून्य कार्बन पर है जो पहुंच जाएंगे। और इन्होंने कहा है दोस्तों कि अगर किस क्षेत्र में अगर आप बिजली संयंत्र परिवहन लुगदी और कागज पेट्रोकेमिकल सीमेंट निर्माण में अगर आप उत्सर्जन कर रहे हैं, अगर आपका है जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, तो प्रति टन कार्बन है जो आपको 30,000 इंडोनेशिया रुपया है जो चुकाना पड़ेगा। अगर आप कर रहे हैं प्रति टन कार्बन 30,000 इंडोनेशियाई रुपया है जो चुकाना पड़ेगा। अगर है जो उत्सर्जन में अगर कार्बन है जो निकल रहा है तो इंडोनेशियाई रुपया है जो उसको है जो चुकाना पड़ेगा। तो ये है जो बाधाएं जो आ रही थी, कार्बन जो उत्सर्जन हो रहा था उसको रोकने के लिए इंडोनेशिया की सरकार ने है जो इस प्रकार की है जो वहाँ पर है जो एक विधेयक है जो पास किया है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों फिनलैंड ने 1990 में कार्बन टैक्स है जो लागू किया था। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1990 में, यही लिख देते हैं दोस्तों, यहीं पर लिख देते हैं, 1990 में सबसे पहले फिनलैंड ने कार्बन टैक्स को है जो लागू किया था। फिनलैंड, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर और बात करें दोस्तों कि दुनिया का एक प्रथम देश था, और ये इंडोनेशिया है जो 28वां देश बन गया है जो कार्बन है जो न्यूट्रल करने की है जो बात की गई था। 28वां देश है। दूसरी चीज़ कि अगर हम बात करें दोस्तों कि फिनलैंड ने 2035, ऑस्ट्रेलिया ने 2040, जर्मनी और स्वीडन ने 2045, अमेरिका ने 50, चीन, रूस और इंडोनेशिया ने 2060 और भारत ने इसे 2060 तक है जो हासिल करने का है जो लक्ष्य रखा है। तो ये कुछ है जो बातें थी कि किस प्रकार से है जो हम है जो नेट जीरो को लाने में है जो कुछ बाधाएं आ रही थी। इस कुछ देश ने है जो इस पे जो कड़ा कदम है जो उठाने का फैसला लिया। हमने COP28 पढ़ाया है दोस्तों, आप जाके देखिए। UNFCCC पूरी चर्चा है जो हमने उस पर किया है। ये है जो आपके है जो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, तो आज का दोस्तों, आज का यही है जो ख़त्म करते हैं सफ़र। थोड़ा लंबा है जो वीडियो हो गया होगा, तो निश्चित रूप से आप है जो ज़रूर है जो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।